हेलो ट्रेनी, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। मैं महेंद्र कुमार सैनी और प्राइवेट आईटीआई में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी लगातार अभी ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं और ऑनलाइन क्लासों में मैं आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की क्लास लेने जाता हूं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का। हम बहुत ही आराम से कैलकुलेशन को पढ़ा रहे हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन को। और भी ऑनलाइन वीडियो आपके लगातार चल रही हैं, ड्राइंग की है, थ्योरी की है, इन सब की वीडियो आपकी लगातार चल रही है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप इन वीडियो को लगातार देखते रहिए और जो भी आपको प्रॉब्लम आए आप संस्थान में आकर उनको निवारण कर सकते हैं, संस्थान में आकर उनका निवारण कर सकते हैं, तथा ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अपनी प्रॉब्लम भेजकर उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, या यूट्यूब चैनल पर अगर मेरा, क्योंकि यूट्यूब महेंद्र कुमार सैनी के नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसमें आप जैसे मैं लिंक डालता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उस लिंक पर आप वीडियो को देखकर सब्सक्राइब कीजिए तो आगे की वीडियो आपको मिल जाएंगी और पिछली वीडियो भी आपको सब्सक्राइब करने के बाद में आपको मिल जाएंगी। तो इन वीडियो को आप देखकर जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, या फिर संस्थान में आकर समय 10 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आकर आप सोमवार से शनिवार के बीच में कभी भी आकर अपनी प्रॉब्लम का निराकरण कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन फार्म भरने की भी डेट आ चुकी है। जो लड़के पिछले जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें जो रह गए थे पेपर देने से, फॉर्म तो भर दिया था लेकिन पेपर नहीं दे पाए थे, तो उनके पेपर अब जुलाई के लास्ट वीक में लगने की संभावना है। और जो बच्चों का रिज़ल्ट अब आया है 2018 वालों का और 2019 वालों का, उनके जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है वो भी जुलाई के लास्ट वीक में लगने की संभावना है। तो उनके जो फार्म भरने की डेट है वो 10 जुलाई है। तो आप संस्थान में आके संपर्क करके अपनी फ़ीस वगैरह जमा करा दें ऑनलाइन संस्थान में, और जो कॉलेज की बकाया फ़ीस है वो भी आप जमा कराने की कोशिश करें। तो अब हम अपने नए टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट हम कौन सा ले रहे हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का। कौन सा टॉपिक चल रहा है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में मैंने आपको शुरू से इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, इलास्टिक मटेरियल क्या होते हैं, प्लास्टिक मटेरियल क्या होते हैं, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब बताया था। उसके बाद में टाइप्स ऑफ लोड, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन जब भी पैदा होगी जब हम कोई लोड लगाएंगे किसी बॉडी या मेंबर पे, तो वो लोड के बारे में बताया था। उसके बारे में स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में डिटेल स्टडी पढ़ी है अपन ने। उसके बाद में स्ट्रेन की डिटेल स्टडी पढ़ी है। अब मैं आपको जो नया टॉपिक है वो है हमारा इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। इलास्टिक कांस्टेंट क्या होते हैं? इलास्टिक कांस्टेंट क्या होते हैं? जो इलास्टिक और डिफॉर्मेबल मटेरियल होते हैं ये उनके लिए परिभाषित किए जाते हैं। क्या होते हैं? ये एक नियत मान की वैल्यू, नियतांक होते हैं ये, जो इलास्टिक मटेरियल या डिफॉर्मेबल जो बॉडी होती हैं उनके लिए प्रदर्शित किए जाते हैं, उनके लिए परिभाषित किए जाते हैं। इट इज़ द डिफाइंड, किसके लिए परिभाषित किए जाते हैं? इट इज़ डिफाइंड फॉर इलास्टिक और डिफॉर्मेबल मटेरियल। मतलब जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत जो इलास्टिक
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में किसकी स्टडी होती है? डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी होती है, यानी जो इलास्टिक मटेरियल है उसकी स्टडी होती है। तो उसकी उनको परिभाषित करने में ये इलास्टिक कांस्टेंट काम में आते हैं। तो हमारे पास में कौन कौन से इलास्टिक कांस्टेंट हैं? किन किन इलास्टिक कांस्टेंटों के बारे में पढ़ेंगे अपन? तो इसमें सबसे पहले है ई, कैपिटल ई। इसका मतलब होता है ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है एक तरह से ये कांस्टेंट। ई का मतलब होता है यंग्स मॉडुलस, इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, या इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, इलास्टिसिटी। ठीक है, यंग मापांक, हिंदी में बोलते हैं यंग मापांक। इससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। और ये कैपिटल ई किससे पैदा होता है? जब हम नॉर्मल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेन को स्टडी करते हैं तब इस ई का प्रयोग करते हैं, इसी कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से जी या इसको सी या एन से भी प्रदर्शित करते हैं। ये होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको 3 संकेतों से प्रदर्शित कर सकते हैं अपन, 3 संकेतों से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, कैपिटल जी से, सी से या कैपिटल एन से। ये होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी दृढ़ता मापांक, हिंदी में बोलते हैं इसको दृढ़ता मापांक। और ये किसके लिए, किसके अध्ययन में काम आता है? शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का अध्ययन करते हैं, तब हमारे पास में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का अध्ययन किया जाता है। एक होता है म्यू, ये 1, ये 2 और ये 3 म्यू होता है। इसको 1/m भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1/m। ये होता है पॉइजन रेशो। क्या होता है? पॉइजन रेशो यानी पॉइजन अनुपात। पॉइजन एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने एक अनुपात दिया था लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और नॉर्मल स्ट्रेस में। वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन में एक संबंध स्थापित किया था, तो उससे नियतांक निकल के आया पॉइजन रेशो का। इसको अपन पॉइजन अनुपात बोलते हैं, हिंदी में इसको म्यू से या 1/m से प्रदर्शित करते हैं। 1/m से प्रदर्शित करना ज़्यादा से अच्छा लगता है, म्यू से हम एक ही अक्षर है और 1/m में 2 अक्षर आ गए, इसलिए इसको म्यू से ज़्यादा अच्छा रहता है प्रदर्शित करना। चौथा है कांस्टेंट हमारा बल्क मॉडुलस, इसको के से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? के से। बल्क मॉडुलस, इसको हिंदी में बोलते हैं आयतन मापांक। क्या बोलते हैं? आयतन मापांक। तो ये 4 प्रकार के कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट, जो इलास्टिक मटेरियल या डिफॉर्मेबल मटेरियल को जब हम परिभाषित करते हैं तो वहाँ ये इलास्टिक कांस्टेंट काम में आते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग करते हैं। अब इनकी हम डिटेल से इनके बारे में बताएंगे कि ये क्या क्या होते हैं, किस किस जगह काम आते हैं। तो इससे पहले जो ये सभी इलास्टिक कांस्टेंट हैं, चारों इलास्टिक कांस्टेंट जो हैं, ये ई हो गया आपका, जी हो गया आपका, म्यू हो गया और के हो गया। इन चारों इलास्टिक कांस्टेंट का मान 0 के से बड़ा या 0 के बराबर होता है, मतलब 0 से छोटा नहीं हो सकता। इन चारों इलास्टिक कांस्टेंटों का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इनका मान हमेशा these कांस्टेंट
ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। ये कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव मतलब धनात्मक वैल्यू देते हैं, धनात्मक वैल्यू होती है इनकी। इन कांस्टेंट हमेशा कैसी वैल्यू देते हैं? धनात्मक वैल्यू देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू होती है इनकी। तो इन कांस्टेंटों का अध्ययन करने से पहले हम जिस मेटल पर ये इलास्टिक कांस्टेंट काम करते हैं उस मेटल का अध्ययन करना हमें आवश्यक है। तो वो मेटल कौन सा होता है, उस मेटल को क्या करते हैं, उस मेटल पर ये डिपेंड करते हैं, ये सारे कांस्टेंट उस मेटल पर डिपेंड करते हैं। तो वो मेटल हम अज्यूम कर सकते हैं, वो मेटल क्या कर सकते हैं हम, मटेरियल आर अज्यूम, उसको हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। और वो मेटल कैसा होता है? होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मेटल। तो ये कांस्टेंट इस प्रकार के मेटल में जिसमें होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक दोनों मेटलों के गुण होते हैं, उस मेटल में ही ये इलास्टिक कांस्टेंटों का अध्ययन किया जाता है। अब आप जान लेंगे होमोजीनियस होता क्या है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कोई पैसा इकट्ठा किया तो पैसे का समान वितरण कर दिया। होमोजीनियस मतलब समान वितरण होना, क्या होना? समान वितरण। इसी प्रकार से आइसोट्रोपिक। तो होमोजीनियस क्या होता है ये अपन देख लेते हैं। होमोजीनियस का मतलब है कि ऐसा मेटल जिस पर जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है या इलास्टिक कांस्टेंट है, हमारे इलास्टिक कांस्टेंट है, वो सभी पॉइंटों पर दी गई दिशा में समान होते हैं। क्या है? दी गई दिशा में समान होते हैं। मतलब ऐसा मेटल, होमोजेनियस मेटल कैसा होता है? ऐसा मेटल जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी या इलास्टिक कांस्टेंट दी गई दिशा में समान होते हैं। सभी पॉइंटों पर क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे देखते हैं अपन इससे होमोजीनियस मेटल। क्या होते हैं होमोजीनियस मटेरियल्स? इट विल हैव सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी या कांस्टेंट, इलास्टिक प्रॉपर्टी या कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स in a given direction. That material is called homogeneous material. ठीक है, मतलब ऐसा मेटल, ऐसी धातु, ऐसी वस्तु, ऐसा पदार्थ जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी और कांस्टेंट दी गई दिशा में सभी पॉइंटों पर क्या हो? समान हो। जैसे हम एक लेते हैं इस तरह का कोई मेटल, इसमें ये एक पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट ले लिया बी, ये पॉइंट ले लिया सी। तो एक गिवन डायरेक्शन एक्स दिशा में, जैसे ये एक्स दिशा में इन सभी पॉइंटों पर हमारा ई, इलास्टिक कांस्टेंट क्या है? ई सभी दिशाओं में समान हो। क्या हो? वो दी गई दिशा में सभी पॉइंटों पर समान हो। तो ऐसा मेटल क्या कहलाएगा? होमोजीनियस। जैसे इसको मैं E1 से प्रदर्शित करूं तो ये भी E1 होगा, ये भी E1 होगा। अब दूसरी दिशा में वर्टिकल डायरेक्शन में इलास्टिक कांस्टेंट क्या होगा? E2, ये E2 और ये E2। इसी प्रकार से Z डायरेक्शन में E3,
और E3। तो इससे क्या पता लग रहा है, इस मेटल में क्या पता लग रहा है कि अपने पॉइंट ए बी सी सभी पॉइंटों पर दी गई दिशा में जो इलास्टिक प्रॉपर्टी या इलास्टिक कांस्टेंट है वो सब क्या है, समान है। तो ऐसा मेटल क्या कहलाएगा, ऐसा मेटल कहलाएगा होमोजीनियस मेटल। ये कैसा मेटल है, होमोजीनियस मेटल। कैसा मेटल कहलाएगा, होमोजीनियस मेटल कहलाएगा। सभी समान वितरण हो, जिस पर प्रॉपर्टी का क्या हो, समान वितरण हो सभी पॉइंटों पर। मतलब ऐसा मेटल की प्रॉपर्टी जो है वो इंडिपेंडेंट रहती है डायरेक्शन से, ठीक है। हेयर मटेरियल प्रॉपर्टीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट पोजीशन। मतलब जो पॉइंट की पोजीशन है उस पर मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, स्वतंत्र रहती है, पॉइंट की पोजीशन से स्वतंत्र रहती है होमोजीनियस मटेरियल में। मतलब सभी पॉइंटों पर एक ही दिशा में मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होगी, समान होगी। क्या होगी, समान होगी। तो ऐसा मेटल क्या कहलाएगा, होमोजीनियस मटेरियल। क्या कहलाएगा, होमोजीनियस। तो ये होमोजीनियस हो गया। इसी प्रकार से दूसरा है हमारा आइसोट्रोपिक मटेरियल। आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है, ये देखिए। आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है, इट विल हैव सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन एट ए गिवन पॉइंट। इसका बिल्कुल विपरीत होता है, इट विल हैव सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी या कांस्टेंट एट ए गिवन डायरेक्शन in all direction. Elastic property constant in all direction at a point। जैसे ये हमारा आइसोट्रोपिक मेटल है, इसमें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट और सी पॉइंट पर आइसोट्रोपिक मटेरियल की परिभाषा क्या कहती है कि ये इस प्रकार का मेटल है जिसमें सभी इलास्टिक प्रॉपर्टी या कांस्टेंट सभी दिशाओं में प्रत्येक पॉइंट पर क्या हो, समान हो। सभी दिशाओं में क्या हो, समान हो। सभी दिशाओं में समान होने चाहिए। तो ऐसा मेटल क्या कहलाएगा, आइसोट्रोपिक मटेरियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आइसोट्रोपिक मटेरियल कहलाएगा, जिसमें एक्स दिशा, वाई दिशा और जेड दिशा में प्रॉपर्टी क्या हो, समान हो। जैसे यहाँ भी E1, यहाँ भी प्रॉपर्टी E1 इस पॉइंट पर, यहाँ भी E1। अब दूसरा पॉइंट जैसे B हमने फाइंड किया, तो यहाँ इसमें भी प्रॉपर्टी क्या होगी, E2 और E2। इसमें प्रॉपर्टी क्या होगी आपकी, E3 और E3। तो ये कैसा मटेरियल कहलाएगा, आइसोट्रोपिक मटेरियल। क्या कहलाएगा, आइसोट्रोपिक मटेरियल। हेयर मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पर जो मटेरियल प्रॉपर्टी है, हेयर मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, मतलब दिशा से स्वतंत्र होती है। यहाँ पर मटेरियल की प्रॉपर्टी दिशा से क्या होती है, स्वतंत्र होती है दिशाओं से।
क्योंकि सभी दिशाओं में मेटल की प्रॉपर्टी एक पॉइंट पर सभी दिशाओं में मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, समान होती है। और होमोजीनियस में क्या होता है कि प्रत्येक पॉइंट पर दी गई दिशा में मेटेरियल की प्रॉपर्टी समान होती है प्रत्येक पॉइंट पर, और इसमें प्रत्येक पॉइंट पर सभी दिशाओं में मेटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होगी, समान होगी। ठीक है, सभी दिशाओं में, एक पॉइंट पर सभी दिशाओं में मेटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होगी, आइसोट्रोपिक में समान होगी। और इसमें सभी पॉइंटों पर दी गई दिशा में मेटेरियल की प्रॉपर्टी समान होगी। तो ये दोनों मटेरियल, होमोजीनियस मटेरियल और आइसोट्रोपिक मटेरियल मिलके जो मेटल बनता है, होमोजीनियस प्लस आइसोट्रोपिक मटेरियल, वही उसी की स्टडी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन में करते हैं। उसी की स्टडी उसी मेटल में हमारे ये इलास्टिक कांस्टेंट काम करते हैं। क्या काम करते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट ये सारे काम करते हैं। अब देखिए तो वो मेटल कैसा होगा, तो मैं बताता हूँ आपको वो मेटल कैसा होगा, होमोजीनियस प्लस आइसोट्रोपिक। ये तो आपको पता लग ही गया है कि होमोजीनियस मेटल कौन सा होता है और आइसोट्रोपिक मेटल कौन सा होता है, किस तरह का होता है। अब जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी और इलास्टिक कांस्टेंट काम करते हैं वो मेटल कैसा होगा, ये जैसे ये मेटल है, ये एक पॉइंट, इसमें आपका ये E1, ये E3, ये E2, ये B पॉइंट, ये E1, ये E2 और ये E3, E1, E2 और E3। ये कैसा मेटल है, होमोजीनियस। कैसा मेटल है, होमोजीनियस। इसको दूसरा नाम ऑर्थोट्रोपिक मेटल भी बोलते हैं इसको, ऑर्थोट्रोपिक मेटल भी बोलते हैं इसको। ऑर्थोट्रोपिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती हैं एक बिंदु पर कैसी होती हैं, सभी लंबवत दिशा में होती हैं, अलग अलग होती हैं और सभी लंबवत दिशा में होती हैं। इस होमोजेनियस मेटल या ऑर्थोट्रोपिक मेटल को जब हम आइसोट्रोपिक मेटल के साथ में जोड़ देते हैं, मतलब आइसोट्रोपिक मेटल के साथ में मिला देते हैं, तब जो मेटल हमारे पास में आता है ये जो दोनों मेटल मिलके जो मेटल बनता है तो वो क्या बनेगा हमारे पास में, यह आइसोट्रोपिक मटेरियल हो गया। ये दोनों मेटल जब मिलके जो बनता है नया मेटल, तो उस पर हम अध्ययन करते हैं इसमें जो सभी पॉइंट और सभी दिशाओं में जो इलास्टिक कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, समान होगा। ए पॉइंट पर भी समान यही होगा, बी पॉइंट पर भी यही होगा, सभी दिशाओं में और सभी पॉइंटों पे। सी पॉइंट पर भी समान ई होगा। तो ये मेटल जो होगा वो होमोजीनियस प्लस आइसोट्रोपिक मेटल होगा। तो इसी मेटल पे हमारी सभी इलास्टिक प्रॉपर्टी और इलास्टिक कांस्टेंट क्या होंगे, समान होंगे हर बिंदु पर, हर दिशा में। तो इसी मेटल पर हम SM सोम की स्टडी कर सकते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन की स्टडी कर सकते हैं, और इलास्टिक कांस्टेंटों का हम परिभाषित कर सकते हैं इस मेटल के लिए, होमोजीनियस प्लस आइसोट्रोपिक के लिए। देखिए अब आगे देखते हैं कि वाई शुड बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। क्यों हम होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मेटल काम में लेते हैं इलास्टिक कांस्टेंटों की स्टडी के लिए। तो उसको देखने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ।
वाई मटेरियल should be homogeneous and isotropic. आइसोट्रॉपिक मटेरियल्स। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे ये हमारा एक क्यूब है, बॉडी है, एक मेंबर है। ठीक है, मैं इसकी तीनों दिशाओं में फोर्स लगा रहा हूँ। ये एक्स डायरेक्शन में पी फोर्स लगाया, इसके विपरीत इधर एक्स डायरेक्शन में पी लगेगा, वाई डायरेक्शन में ये क्यू फोर्स लगाया, इसके विपरीत ये क्यू लगेगा। इसी प्रकार से जेड डायरेक्शन में आर फोर्स लगाया, तो इसके विपरीत यहाँ ये आर फोर्स लगेगा। अब देखिए इस क्यूब की ये डायमेंशन है ए, भुजा की लंबाई कितनी है, ए है। सभी भुजाओं की लंबाई क्यूब की समान होती है ए। तो इसमें पी फोर्स लगाने से यदि इसका जो इलास्टिक कांस्टेंट है ई होमोजीनियस नहीं है या आइसोट्रोपिक नहीं है तो क्या होगा। यदि आइसोट्रोपिक नहीं है तो क्या होगा। अगर ये मेरे आइसोट्रोपिक नहीं है तो क्या होगा। आइसोट्रोपिक नहीं है तो क्या होगा। मान लो ये होमोजीनियस है और आइसोट्रोपिक नहीं है तो क्या होगा। क्या होगा, हमने फोर्स लगाया तो पी की दिशा में, एक्स दिशा में डेल्टा ए एक्स, मान लो डेल्टा ए एक्स जो डिफॉर्मेशन हुआ वो कितना हुआ 1 mm का। इसी प्रकार वाई दिशा में डेल्टा ए वाई डिफॉर्मेशन 2 mm का आया। जेड दिशा में क्या आया 3 mm का आया। तो ये क्या बन गई, एक कॉम्प्लेक्स स्टडी बन गई। इसमें जो ई एक्स है उसका मान ज़्यादा आएगा ई वाई से, उसका मान ज़्यादा आएगा ई जेड से। तो इसमें जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है हमारी यंग्स मॉडुलस ई का मान एक्स दिशा में वाई से ज़्यादा होगा, जेड दिशा से वाई में ज़्यादा होगा। ठीक है, इन ऑल 3 डायरेक्शन इज नॉट सेम। तीनों डायरेक्शनों में ई का मान क्या है, समान नहीं है। क्या नहीं है, समान नहीं है। तो ये क्या है, होमोजीनियस मटेरियल है, आइसोट्रोपिक नहीं होगा क्योंकि आइसोट्रोपिक में सभी दिशाओं में ई का मान क्या होता है, समान होता है। जब हमने इसमें पी फोर्स लगाया, तनावी बल इधर से क्यू लगाया, तो इसमें इलोंगेशन हमें क्या मिला, अलग अलग मिला, अलग अलग इलोंगेशन हो सकता है। ठीक है, अगर ये आइसोट्रोपिक मटेरियल नहीं है, होमोजीनियस है, तो इसमें अलग अलग हमें डिफॉर्मेशन मिलेगा। तो इसकी स्टडी करना क्या होगा, संभव, क्योंकि डिफॉर्मेशन सेम होना चाहिए। डिफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसकी स्टडी करना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इसी प्रकार से होमोजीनियस क्यों होना चाहिए, मेटल का होमोजीनियस क्यों होना चाहिए। होमोजीनियस क्यों होना चाहिए, उसके लिए देखो ये हमारा मेंबर है, मान लो ठीक है। इस पे मैं ये पी फोर्स लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ, पी फोर्स। तो इस प्रकार के मेटल में मैं यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट ले लेता हूँ। जनरली ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट ले लिया मैंने ए, ये पॉइंट ले लिया बी और ये पॉइंट ले लिया मैंने सी। तो ए पॉइंट पर जो ई ए होगा, ठीक है, वो क्या होगा, बी पॉइंट पर जो ई बी है उससे उसका मान क्या होगा, अधिक होगा।
इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट पर इधर का हिस्सा क्या है, ज़्यादा डेंस है, मतलब ज़्यादा तगड़ा है। ये मेटल क्या है, तगड़ा मेटल है, जिससे इसका ई का मान क्या है, ज़्यादा। इसी प्रकार सी का मान, सी पॉइंट पर ई सी का मान ई बी से कम होगा। तो यानी मेटल के मैं दो हिस्से कर दूं, मतलब इसकी लेंथ टोटल क्या है, एल है मान लो, और इसके दो हिस्से कर देता हूँ मैं, L/2 और L/2। ठीक है, तो आधी लंबाई पर तो क्या होगा, इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होगी, अधिक डेंस होगा, अधिक ज़्यादा मेटल तगड़ा होगा, तो यहाँ से इसका जो डिफॉर्म होने की संभावना है वो क्या होगी, कम होगी। और यहाँ से ये डिफॉर्म होने पर आधी लंबाई, इधर भी पॉइंट के इधर की आधी लंबाई पर इसको डिफॉर्म होने की संभावना क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि ए पॉइंट पर मेटल अधिक डेंस होता है, तो इसलिए ए का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसको मैं एक एग्जांपल से जैसे समझा सकते हैं, जैसे कोई हमारा ये पेड़ है, ये पेड़ पे टहनी निकली रहती है। ठीक है, तो टहनी क्या है, जहाँ से निकली होती है वहाँ तो क्या ज़्यादा डेंस होती है, मोटी होती है, और जो लास्ट में जाके वो पतली होती जाती है। तो जहाँ पर ये ज़्यादा डेंस है वहाँ से इसको तोड़ना, वहाँ पर इसमें डिफॉर्म पैदा करना क्या है, ज़्यादा कठिन है। इसकी लकड़ी जैसे बनाते हैं, इसको यहाँ से काट के मैंने इसकी लकड़ी बनाई, तो ये इस प्रकार से इसकी ये एक लकड़ी बन गई, टुकड़ा। तो ये मेटल क्या है, ये टहनी क्या है, यहाँ से ज़्यादा डेंस है, तो इसमें यहाँ पर जो एटम्स हैं वो ज़्यादा बॉन्ड से बंधे हुए हैं, ज़्यादा डेंस है। और यहाँ पर क्या आते आते ये दूर दूर हो गए, तो इस पर जब फोर्स लगाया जाएगा तो इसका जो डिफॉर्म होना होगा तो कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। कहाँ से होगा, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर इसकी ई है, जो इलास्टिक प्रॉपर्टी यंग्स मॉडल है, ई इज लेस है, क्या है, कम है। इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है, कम है वुड की। और वुड कैसा मटेरियल है, वुड ऐसा मटेरियल है, न तो ये होमोजीनियस है न आइसोट्रोपिक है। लेकिन हमें इलास्टिक कांस्टेंट की स्टडी करने के लिए मेटल कैसा चाहिए, होमोजीनियस प्लस आइसोट्रोपिक, जिसमें होमोजीनियस के भी गुण हो और आइसोट्रोपिक मेटल के भी गुण हो, दोनों ही गुण हो, मतलब सभी दिशाओं में और सभी पॉइंटों पर इलास्टिक कांस्टेंट का मान क्या हो, समान हो, तभी हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। सोम में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में उस मेटल की स्टडी कर सकते हैं, उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का अध्ययन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो ये थी बात हमारे मेटल की, जिस पे हमें इलास्टिक कांस्टेंटों का अध्ययन होता है। अब मैं आपको एक इसके बाद में नियम बता देता हूँ, जो हमारे भाई साहब, तो ये मेटल वास्तव में दुनिया में पूरे वर्ल्ड में ऐसा होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक ऐसा कोई मेटल है नहीं, ये खाली एज्यूम किया जाता है हमारी स्टडी के लिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन की स्टडी के लिए। सोम सब्जेक्ट में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सब्जेक्ट में उसकी स्टडी के लिए ऐसा एज्यूम किया जाता है कि हमारा जो मेंबर है या मटेरियल है वो कैसा है, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक है। लेकिन ऐसा मेटल वास्तव में होता नहीं है, इसको खाली क्या किया जाता है, अज्यूम किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ। हमारे एक वैज्ञानिक हुए हैं हुक्स लॉ, जिनने स्ट्रेस और स्ट्रेन पर अध्ययन करके, एक्सपेरिमेंट करके अपना एक नियम दिया। तो अकॉर्डिंग टू एच पर हुक्स लॉ, तो हुक्स भाई साहब क्या कहते हैं, हुक्स भाई साहब कहते हैं स्ट्रेस इज, जो मेटल में स्ट्रेस पैदा होती है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन within elastic limit and up to proportional limit। देखो यहाँ पर हुक्स लॉ क्या कहता है कि हुक्स लॉ कहता है कि जो स्ट्रेस है हमारी सिग्मा है वो प्रोपोर्शनल होती है एप्सिलॉन के, मतलब विकृति के
प्रतिबल क्या होता है, समानुपाती होता है। प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है प्रत्यास्थता सीमा के अंदर और प्रोपोर्शनल लिमिट से प्रत्यास्थता सीमा तक। ये हमारी जो स्ट्रेस है स्ट्रेन है ये क्या होती है, आपस में क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती हैं। ये हमारे उक्स भाई साहब ने कहा है, उक्सला ने कहा है। तो इनके अनुसार अगर हम सिग्मा बराबर निकालें, प्रोपोर्शनल का निशान लगाएं, तो कांस्टेंट आ जाता है हमारा ई एप्सिलॉन। तो ये ई यहाँ पर क्या है, यहाँ ई क्या है, यहाँ ई क्या है, यंग्स मॉडुलस। इसी को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। अगर मैं इसको यहाँ से, क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा बराबर क्या होता है, P/A, और विकृति बराबर क्या होता है, डेल्टा L/L। तो इनकी जगह मैं ये मान रख दूँ यहाँ पर, तो ये फार्मूला बन जाएगा P/A बराबर E इंटू डेल L/L। तो यहाँ से E की वैल्यू निकल सकती है, E बराबर निकल जाएगा P इंटू L अपॉन यहाँ जैसे ये मैं लिख सकता हूँ इसको, E बराबर क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन बटे सिग्मा, विकृति बटे प्रतिबल, विकृति बटे प्रतिबल। तो विकृति क्या होती है हमारी, एप्सिलॉन डेल L/L होती है, और सिग्मा क्या होता है हमारा, P/A रहता है। तो ये मान यहाँ रखेंगे तो E बराबर आ जाता है हमारा डेल L/L अपॉन P/A। तो डेल L इंटू A अपॉन L गुणा A। तो E बराबर क्या आ जाता है, ये फार्मूला बन के आ जाता है अपना डेल L इंटू A अपॉन डेल L अपॉन A अपॉन L गुणा P, यानी P गुणा L। तो इस फार्मूले से हम E का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारे उक्स भाई साहब ने कहा है कि स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, किसमें, प्रत्यास्थता सीमा के अंतर और प्रोपोर्शनल लिमिट के अंतर। अब देखिए यहाँ इलास्टिक लिमिट, दो चीज़ आई हैं, इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट। जब हम किसी मेटल की टेस्टिंग करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ ऑफ मेटल की टेस्टिंग करते हैं कि उसमें स्ट्रेस, तो जो मेटल है वो प्रोपोर्शनल लिमिट तक, उक्सला के लिए, ये अगर हम इसमें सिग्मा और ई में एप्सिलॉन में ग्राफ खींचें, तो 0 से शुरू होकर ग्रेजुअली अगर लोड लगाएं, हम धीरे धीरे हम लोड लगाते जाएं, तो ये एक पॉइंट तक जाकर, यहाँ पॉइंट पर ये होती है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो होती है प्रोपोर्शनल लिमिट, सिग्मा PL जिसको बोलते हैं, और एप्सिलॉन PL। और इसी के ही जस्ट पास हमारा इलास्टिक लिमिट का पॉइंट होता है। इसका पॉइंट होता है इलास्टिक लिमिट। तो इस लिमिट तक अगर हम लोड लगा रहे हैं और वापस अपलोडिंग कर रहे हैं, वापस लोड को छोड़ रहे हैं ग्रेजुअली, तो ये इसी लाइन के अंदर हमारा ग्राफ इसी प्रकार से आता है, वापस धीरे धीरे मेटल अपना उसी कंडीशन में आ जाता है, उसी शेप में आ जाता है। तब हम कहते हैं कि मेटल हमारा इलास्टिक है। कैसा मेटल है, इलास्टिक मेटल है। तो हमारे हुक्स भाई साहब ने यही कहा है कि हमारी स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के, कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट तक और प्रोपोर्शनल लिमिट, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट।
प्रोपोर्शनल लिमिट से इलास्टिक लिमिट तक वो क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ये हमारे हुक्स भाई साहब ने कहा है, हुक्स का नियम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? हुक का नियम कहलाता है। प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं हमारे इलास्टिक कांस्टेंटों के बारे में एक एक करके इलास्टिक कांस्टेंटों के बारे में पढ़ते हैं। हुक्स का नियम आपने जान लिया, अब इलास्टिक कांस्टेंटों के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहला कांस्टेंट है अपना यंग्स मॉडुलस। या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? यंग मापांक। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो क्या है, इसका कहाँ उपयोग होता है? इट इज़ यूज्ड टू फाइंड रिलेशन बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेन। मतलब इसका उपयोग नॉर्मल स्ट्रेस, मतलब नॉर्मल में अविलंब स्ट्रेस और अविलंब विकृति में संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। इसमें लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या? अनुदैर्घ्य दिशा। जो हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस होती है मेंबर की, या लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होती है, उस दिशा में नॉर्मल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेन के मध्य ये संबंध को स्थापित करता है हमारा ई कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस। तो एज पर हुक्स लॉ, अभी मैंने बताया आपको, एज पर हुक्स लॉ, एज पर हुक्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं? एज पर हुक्स लॉ से हम लिख सकते हैं नॉर्मल स्ट्रेस समानुपाती नॉर्मल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस समानुपाती नॉर्मल स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। दो तरह की लिमिट होती है, प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट पहले आती है और उसके बाद में इलास्टिक लिमिट आती है, लेकिन इन दोनों के पॉइंट जब हम मेटल की स्टडी करते हैं, मेटल का टेस्टिंग करते हैं यूटीएम मशीन से उसकी स्ट्रेंथ की, तब ये दोनों पॉइंट बिल्कुल आपस में इतने करीब होते हैं कि ये एक ही जगह माने जा सकते हैं। कैसे माने जा सकते हैं? एक ही जगह माने जा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं जब हम, तो ये ई हमारा पास में आ जाता है। यही हमारा ई क्या होता है? यंग्स मॉडुलस। इसको लिख सकते हैं हम एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा। ये हमारा होता है यंग्स मॉडुलस। क्या होता है? यंग्स मॉडुलस होता है। अब देखिए, हुक्स भाई साहब ने प्रैक्टिकल कर करके, एक्सपेरिमेंट कर करके ये नियम दिया। यदि किसी मटेरियल में, अब मैं आपसे पूछूं, यदि किसी मटेरियल में स्ट्रेन अगर जीरो है, क्या है? स्ट्रेन अगर जीरो है, तो क्या स्ट्रेस भी जीरो होगी? ये पॉसिबल है या नहीं है? स्ट्रेस क्या होगी? जीरो के बराबर या जीरो के नहीं बराबर? इट इज़ पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल है क्या?
अगर किसी मेटल में स्ट्रेन जीरो है तो उसमें स्ट्रेस भी जीरो होगी। बिल्कुल पॉसिबल है। क्या है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन पर डिपेंड नहीं करती। स्ट्रेस स्ट्रेन पर डिपेंड नहीं करती। हुक्स ला ने तो कह दिया, हुक भाई साहब ने, जो हमारे वैज्ञानिक हुक्स हुए हैं, उन्होंने कह दिया कि स्ट्रेस स्ट्रेन के समानुपाती है, लेकिन कहाँ तक है? इलास्टिक लिमिट तक है। कहाँ तक है? इलास्टिक लिमिट तक समानुपाती है, उसके बाद में कोई पता नहीं है। स्ट्रेस का भगवान कौन है? स्ट्रेस का भगवान तो, स्ट्रेस किस पे निर्भर करता है? स्ट्रेस निर्भर करता है, स्ट्रेस किस पर निर्भर करता है? इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया पर। स्ट्रेस तो इस पर निर्भर करता है, ठीक है। स्ट्रेस किस पर निर्भर करता है? इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर निर्भर करता है, पर यूनिट एरिया पर। ये इस पर डिपेंड थोड़ी करता है कि भाई प्रतिबल के समानुपाती विकृति होती है तो विकृति पैदा होगी तो प्रतिबल भी पैदा होगा। नहीं, स्ट्रेस पैदा होता है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स से। किससे पैदा होता है? इंटरनल। जब हम किसी मेंबर पर लोड लगाते हैं तो उस लोड के कारण उसके अंदर जो अणुओं से मिलकर बना है, वो अणुओं के बीच में जो एटम बॉन्ड होते हैं, वो बॉन्ड आपस में टूटते हैं। टूटने की कोशिश, तो उनमें अंदर एक रेजिस्टिव फोर्स पैदा होता है, उसके कारण स्ट्रेस पैदा होती है। अगर हमारी बॉडी हम ले लेते हैं, मान लो परफेक्टली रिजिड बॉडी ले लेते हैं। कैसी बॉडी ले लेते हैं? परफेक्टली रिजिड बॉडी ले लेते हैं। ये हमारी एक बॉडी है परफेक्टली रिजिड, ये इसका एरिया है क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अगर इस पर की फोर्स लगाऊं, मान लो इसमें मैं टेंसाइल फोर्स लगाऊं, टू फोर्स, तो क्या होगा? रिजिड बॉडी है तो क्या होगा? इसमें स्ट्रेन पैदा होगी? स्ट्रेन नहीं होगी इसमें पैदा, क्योंकि बॉडी कैसी है? रिजिड। स्ट्रेन कहाँ पैदा होती है? स्ट्रेन डिफॉर्मेबल बॉडी में पैदा होगी। जो बॉडी डिफॉर्मेबल होगी, विरूपित होगी, इलास्टिक बॉडी होगी, उसी में ही तो स्ट्रेन पैदा होगी। ये रिजिड बॉडी है, इसमें नहीं पैदा होगी। इसमें स्ट्रेन क्या होगी? स्ट्रेन जीरो। लेकिन स्ट्रेस इसमें क्या होगी? भाई स्ट्रेस तो इसमें पैदा होगी। जब हम बल लगा रहे हैं, इसमें टेंसिल फोर्स लगा रहे हैं, ये इसका एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो स्ट्रेस किस पर डिपेंड करता है? पी बाई ए पर। तो पी बाई ए तो निकलेगा, पी बाई ए तो निकलेगा भाई, एरिया ये तो निकलेगा। तो स्ट्रेन जीरो हो सकती है, ये तो पॉसिबल है। स्ट्रेस अगर स्ट्रेन जीरो है, वो स्ट्रेन अगर नॉन जीरो है, सॉरी, स्ट्रेन अगर जीरो है तो स्ट्रेन क्या होगी? नॉन जीरो होगी। स्ट्रेन क्या होगी? नॉन जीरो होगी। क्या होगी यहाँ पर? स्ट्रेन नॉन जीरो। स्ट्रेस तो पैदा होगी, क्योंकि स्ट्रेस का भगवान तो ये है IRF/A, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। चाहे बॉडी रिजिड हो, रिजिड बॉडी के लिए तो हमने रिजिड बॉडी क्यों लिया हमने यहाँ पर? इसमें स्ट्रेन तो पैदा नहीं होगी, लेकिन स्ट्रेस तो पैदा हो रही है इस पी फोर्स के कारण। जो पी फोर्स लगा रहे हैं, जब भी तो ये बॉडी रेस्ट में रह रही है, लेकिन अंदर जो अणुओं में जो फोर्स पैदा हो रहा है, जो इसको रेस्ट में रखे हुए है बॉडी को, वो तो स्ट्रेस से ही पैदा हो रहा है। तो स्ट्रेस तो पैदा होगी। तो ये पॉसिबल है। अगर स्ट्रेन जीरो है तो स्ट्रेस नॉन जीरो होगी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है? दूसरी कंडीशन क्या आती है? दूसरी कंडीशन ये आती है, दूसरी कंडीशन हमारे पास में आती है कि स्ट्रेन नॉन जीरो हो तो स्ट्रेस भी क्या नॉन जीरो होगी? स्ट्रेस भी क्या नॉन जीरो? स्ट्रेस भी क्या नॉन जीरो होगी? इट इज़ पॉसिबल। स्ट्रेस क्या होगी? जीरो। ये क्या है? पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल। ये संभव है। अगर स्ट्रेन नॉन जीरो है तो स्ट्रेस जीरो होगी। स्ट्रेन तो भाई आ सकती है, लेकिन स्ट्रेस पैदा हो या ना हो, क्योंकि स्ट्रेस का भगवान तो क्या है? तो ये चीज़ हमें कहाँ देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है हमें फ्री थर्मल एक्सपेंशन में।
फ्री थर्मल एक्सपेंशन जब होता है उसमें स्ट्रेन धुआंधार होती है, लेकिन स्ट्रेस कुछ भी नहीं होता। जहाँ IRF नहीं होता, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता, स्ट्रेन तो होगा लेकिन वहाँ क्या होगी, स्ट्रेन नहीं होगी। तो दोनों कंडीशन है कि स्ट्रेन अगर नॉन ज़ीरो है तो स्ट्रेस ज़ीरो हो सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन स्ट्रेन अगर ज़ीरो है तो स्ट्रेस भी ज़ीरो हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्ट्रेस क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा, जो हमने आपको इस एग्जांपल से मैंने अभी आपको समझा दिया है कि अगर हमारे पास परफेक्टली रिजिड बॉडी हो तो इस रिजिड बॉडी में अगर हम टेंसाइल फोर्स लगाएं तो इसमें रिजिड बॉडी है इसलिए स्ट्रेन तो पैदा नहीं होगी, क्या होगी, स्ट्रेन क्या होगी, ज़ीरो होगी। लेकिन स्ट्रेस तो निर्भर P/A पर करता है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया पर निर्भर करता है। स्ट्रेस का भगवान तो ये है, तो ये तो पैदा होगा ही होगा। अंदर इसमें क्या है, इसको अंदर किससे मिलके बना है, ये अणु से मिलके बना है, तो इनमें बॉन्ड है, तो बॉन्ड टूटने की कोशिश करेंगे जब टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, तो इनके P फोर्स के विपरीत इनका रिजल्टेंट F लगेगा, तो वो इसको रेस्ट में रखना चाहेगा। तो रेस्ट में कब रहेगी ये, जब इसका मतलब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, तो कट करने पर क्या होगा, ये जो अणु हैं क्योंकि फोर्स लग रहा है तो यहाँ से छोटे छोटे F1 F2 ये फोर्स लगेंगे, F1 F2 इनका रिजल्टेंट एक F जो किसके बराबर होगा, P के बराबर। तो स्ट्रेस तो पैदा हो रही है यहाँ, लेकिन स्ट्रेन क्या है, नॉन ज़ीरो है, जभी तो ये बॉडी रेस्ट में रहेगी। तो ये है हमारी बात समझने की। आपको यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस क्या होता है ये समझ में आ गया। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, एज पर हुक्सला, अगर दुनिया में स्ट्रेन नहीं है तो स्ट्रेस भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक साथ पैदा होते हैं, और ये कौन से पैदा, डिफॉर्मेबल बॉडी में फिर स्ट्रेस आता है। आपसे कोई कहे कि पहले स्ट्रेस आता है कि स्ट्रेन आता है पहले मुर्गी आती है कि अंडा आता है, तो आप क्या कहोगे, न तो स्ट्रेस पहले आता है न स्ट्रेन पहले आती है, दोनों ही एक साथ आते हैं। क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेस दोनों एक साथ पैदा होते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ पैदा होते हैं। हुक्सला ने कहा है कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, लेकिन ये भी तो कह सकते हैं स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस के, लेकिन स्ट्रेन में प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट आएगा वो कैसे आएगा, सिग्मा बराबर E एप्साइलन, E इंटू एप्साइलन, और इसमें प्रोपोर्शनल कैसे आएगा, एप्साइलन इजिकल टू 1/E सिग्मा। दोनों ही सही हैं, लेकिन आपको आसानी किस में है कैलकुलेशन करने में, इसमें, तो ये हमारे लिए बेटर है। ये फार्मूला हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए बेटर है, ठीक है। अब आगे देखिए, ई विल बी जस्टिफाई स्लोप ऑफ द कर्व। अगर मैं ये कोई हमारा मेंबर है, इसको फिक्स किया है, UTM मशीन पर इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, मान लो इस पर P फोर्स लगाया है, इसकी लंबाई L है और एरिया क्या है, A है, ठीक है। UTM मशीन पर इसकी टेस्टिंग करते हैं, P फोर्स लगाने से इसमें ये वृद्धि होती है, मान लो डेल L की, कितनी वृद्धि होती है, डेल्टा L की, डेल्टा L की वृद्धि होती है। तो इसका अगर ग्राफ खींचूँ मैं, ग्राफ कैसे आएगा, तो सिग्मा प्रतिबल और विकृति में ग्राफ खींचूँ तो ये इस प्रकार से आएगा, ठीक है। जगह पॉइंट मिलेंगे अपन को, डेंस होंगे ये पॉइंट बिल्कुल, तो ये एक सीधी लाइन के रूप में ये ग्राफ हमें मिलेगा, ठीक है। कहाँ तक, एक तो पॉइंट ये है, ये तो क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट,
और ये क्या है, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, ये क्या है, इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ शुरू में जैसे सिग्मा थी, तो सिग्मा बराबर अपन ने क्या माना, P1/A। ठीक है, और यहाँ ई पैदा हुई तो ई एप्साइलन डेल एल अपॉन डेल L1/L। इस प्रकार से ये धीरे धीरे ग्राफ यहाँ तक प्रोपोर्शनल लिमिट तक बढ़ेगा और इलास्टिक लिमिट तक रहेगा। तो यहाँ पे एक स्लोप आ जाता है। ये स्लोप जो होता है हमारा, यही ई को जस्टिफाई करता है। यंग्स मॉडुलस को क्या करता है, ये जस्टिफाई करता है। ये कर्व ई को जस्टिफाई करता है। यहाँ पर जो PL है, प्रोपोर्शनल लिमिट है, वो क्या होती है, लेस देन इलास्टिक लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट इलास्टिक लिमिट से कम होती है। क्या होती है, कम होती है। ई जो है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्साइलन। अगर इसमें थोड़ा सा चेंज किया जाए तो डी सिग्मा डी एप्साइलन, तो ये क्या हो जाता है, एक बन जाता है डेल्टा सिग्मा अपॉन डेल्टा एप्साइलन। एक स्लोप से इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ई को स्लोप से। ई को किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, स्लोप से प्रदर्शित करते हैं। यंग्स मॉडुलस आल्सो डिफाइंड बाय द स्लोप स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व विद इन इलास्टिक लिमिट अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। तो क्या है, ये एक स्लोप से भी डिफाइन किया जा सकता है यंग्स मॉडुलस। किस किस में, किस किस के बीच में, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ के में जब एक स्लोप बनता है तो उससे भी इलास्टिक यंग्स मॉडुलस को प्रदर्शित करते हैं हम। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने चीज़ जानी। अब देखिए, आज मैं आपको यंग्स मॉडुलस तक ही करा रहा हूँ। इसके बाद में एक एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से यंग्स मॉडुलस के स्लोप से, यंग्स मॉडुलस का जो स्लोप आता है उसके स्लोप से हम कैसे जान पाते हैं कि कौन सा मेटल स्टील है कि रबड़ है, या कौन सा रबड़ है कौन सा स्टील है। तो वो मैं आपको कल इसके बारे में दोबारा से बताऊंगा, यंग्स मॉडुलस के बारे में। और आगे के कांस्टेंट जो हैं वो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही काफ़ी है। तो आज के लिए मैं वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ मैं। तो कल भी ये वीडियो को देखिए जिससे आपको पता लग सके। थैंक यू वेरी मच। और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको आगे की वीडियो और पिछली वीडियो मिलती रहें। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी आपको कमेंट लगता है, जो भी आपको डाउट है, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं इंस्टीट्यूट में भी आकर, और YouTube चैनल पे कमेंट बॉक्स में, या व्हाट्सएप ग्रुप में भी। ठीक है, तो कल हम आगे कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट को ही आगे बढ़ाएंगे और इसी के बारे में स्टडी करेंगे। अभी यंग्स मॉडुलस में मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि इलास्टिसिटी क्या होती है, कौन सा मेटल ज़्यादा इलास्टिक होता है, कौन सा स्टील है या कौन सा रबड़ है। इस प्रकार से स्लोप से, जो ये स्लोप आया है, क्या है, स्लोप। ये जो स्लोप है यही हमें बताता है इलास्टिक कांस्टेंट ई यानी यंग्स मॉडुलस को। ये स्लोप किसके द्वारा प्रदर्शित हुआ है, जब हमने प्रतिबल और विकृति में ग्राफ खींचा, कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट तक। ठीक है, तो ये जो स्लोप आता है यही इलास्टिक कांस्टेंट को बताता है। तो इस स्लोप के ज़रिए हम बता सकते हैं कि कौन सा मेटल रबड़ है, कौन सा स्टील है। तो ये मैं आपको कल बताऊंगा। कल के लिए आप तैयार रहिए आगे के वीडियो के लिए। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।